इनफैक्ट अनुज, जब जी सिलिकॉन वैली बैंक की क्राइसिस आई थी तो तब लोगों ने यही कहा था, हौसला अफजाई करने के लिए भले ही सही, कि ये सिस्टमिक रिस्क नहीं है, एक डिसेंट साइज बैंक है, बाकी बहुत छोटे बैंक है तो वहां पर रिस्क नहीं है। लेकिन क्रेडिट स्विस पर जब इस तरह की चिंता आती है तो सिस्टमिक रिस्क का जो डर है वो और भी मैग्नीफाई होता हुआ दिखाई देगा। शायद वही ग्लोबल मार्केट्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है। बिल्कुल। और हर्षदा, एक कहते हैं डेजा व्यू, बहुत स्ट्रॉन्ग आपको लाइफ में कई बार ऐसा लगता होगा कि ये सब पहले हो चुका है। मतलब मैं ये शायद ये 3 साल पहले हुआ था, शायद 6 साल पहले हुआ था। एग्जैक्ट सेम स्टोरी 2008 में प्ले हुई थी। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, मेरे को याद है 2008 में पहले बेयर स्टर्न्स फेल हुआ था। उस समय सब लोगों ने बोला था कि ठीक है, बेयर स्टर्न्स एक छोटा बैंक था, बाकी बैंक की टू बिग टू फेल। एक उसके ऊपर एक फिल्म भी बनी थी, एक बुक भी लिखी गई थी, 2011 में वो बुक आई थी, वो फिल्म आई थी, टू बिग टू फेल। उस समय जो अमेरिका के 4 बड़े बैंक्स थे कि ये नहीं फेल होंगे। उसके बाद लीमन कोलैप्स हुआ था, ठीक है। और मुझे इसलिए याद है क्योंकि मेरा भाई उस समय लीमन में जॉब करता था। हाँ, तो वो मतलब काफ़ी टफ टाइम था, ठीक है। तो अब एग्जैक्टली वही सिलिकॉन वैली बैंक के बाद अब क्रेडिट स्विस, किसने सोचा था कि क्रेडिट स्विस, मतलब हम तो उनकी रिपोर्ट्स पढ़ते आ रहे हैं और मतलब वो मतलब एक हमारे लिए तो एक बहुत बड़ा एक वो बैंक है। लेकिन इश्यू फिर वही है, 2008 में लीमन क्राइसिस हुआ, उस समय बहुत पैनिक था सब कुछ। उस समय लोगों ने, मुझे याद है उस समय लोगों ने आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये सब शेयर अपने जो बैंकिंग स्टॉक के थे वो बेच दिए थे। आज देखिए वो स्टॉक्स कहाँ पर है। मामला सारा ये है कि ये जो सिस्टमिक रिस्क है, क्रेडिट स्विस को एक लाइफलाइन मिली है। और जैसे कहते हैं ना, एक दिया बुझने से पहले एक बार जोर से फड़फड़ाता है वो लोग, तो ये वो वाला मामला है। क्लियरली यहाँ पर मामला तो बहुत ख़राब है। और अब बेल आउट कह लें इसको या वेंटिलेटर पर रखे पेशेंट को, अब जो मर्जी कह लें, ये एक समय है। लेकिन इसका मतलब क्या है, अमेरिकी और यूरोपियन बैंकों में एक सिस्टमिक रिस्क है। करेक्ट। अब वो सिस्टमिक रिस्क को आपको ये समझना होगा कि उसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा पैनिक में अगर आपको स्टॉक्स अच्छे मिले तो आपको लेने चाहिए, ठीक है। एक और चीज़, इसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आ रहा है आईटी कंपनियों पर, क्योंकि हमारी आईटी कंपनियों के लिए बीएफएसआई सबसे बड़ा क्लाइंट है, खासतौर से अमेरिका में। और अगर आप आईटी कंपनियों का चार्ट देखें, एक 6 महीने का चार्ट देखेंगे, तो आपको क्लियरली दिखाई देगा कि हम एक मेक और ब्रेक जोन में। मैं फिर ये बात कह रहा हूँ कि ये कंपनियाँ ख़त्म नहीं हो रही हैं। ये ठीक है, सिस्टमिक रिस्क है, इसकी वजह से थोड़ा सा अर्निंग्स पर प्रेशर आ सकता है, लेकिन आपको यही चीज़ आप 6 साल बाद याद करेंगे कि 2023 में मुझे एक मौका मिला था बाय करने का, मैंने वो नहीं लिया। अब इसमें इशू क्या है, अब ये कहना बहुत टफ होगा कि मार्केट यहाँ बॉटम आउट होगा, मतलब 16,800 पे बॉटम आउट होगा, 16,000 पे बॉटम आउट होगा, 15 पे बॉटम आउट होगा, निफ्टी आईटी 28,000 पर रुकेगा, 25,000 पर रुकेगा, 24,000 पर रुकेगा। ये कहना मेरे लिए बहुत टफ है। और इसी के लिए एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो आपका होता है, उसकी ज़रूरत होती है, उसकी वैल्यू होती है। क्योंकि आप कभी भी मार्केट को बॉटम टाइम नहीं कर पाएंगे, कभी कर ही नहीं पाएंगे, कोई नहीं कर पाया। जिसने कहा कि वो कर पाया वो या तो लकी रहा या झूठ बोल रहा है आपको, ठीक है। 2 में से एक चीज़ है। तो मुझे लग रहा है कि एक चीज़ और होगी यहाँ पर, एक बार जब ये क्राइसिस खत्म होगा उसके बाद नॉर्मली मनी ये नोटिस करती है कि किन इकोनॉमीज में इनहेरेंट स्ट्रेंथ थी। 2008 के बाद आपको याद होगा इंडियन मार्केट में बहुत पैसा आया था फॉरेनर्स का। अभी इस समय फॉरेनर्स बेच रहे हैं, क्योंकि इस समय आप सब कुछ बेच रहे हैं। इस समय आपको एक ये चाहिए कि आपको फर्क नहीं पड़ता, आप किसी मॉल में हो, अगर वहाँ पर आग लगी है तो आपको फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ पर सेल चल रही है नहीं, आप पहले वहाँ से निकलेंगे। तो इस समय वो हालत चल रही है। इस समय एफआईज अंधाधुंध बेच रहे हैं, हर जगह बेच रहे हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं बेच रहे हैं, वो हर जगह बेच रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अभी अपना पैसा अपने पास रखो, बात की बाद में देखेंगे। ये क्राइसिस जब खत्म होगा उसके बाद आप नोटिस करेंगे कि कहाँ की इनहेरेंट इकोनॉमीज में इनहेरेंट स्ट्रेंथ थी, तो उसमें आप देखेंगे इंडिया टॉप 3 और 5 में शामिल होगा। और मुझे लग रहा है कि 2023 एक टफ साल होगा, क्योंकि इसमें थोड़े से इलेक्शन भी हैं। लेकिन जिसने ये साल निकाल लिया और अपने पैसे को बचा लिया, 2024 ऑनवर्ड से एक बहुत बड़ी बुल मार्केट की तैयारी होगी, और वही पैसा जो इस समय निकल रहा है वो ऊपरी लेवल पर वापस आएगा इस मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। तो फिर वही बात कि अल्टीमेटली इस समय ऑब्वियसली स्क्रीन खराब है और लेने का मतलब हिम्मत करना बहुत कम लोगों के पास होता है। लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, फिर मैं वो एक डिस्टिंग्विश कर रहा हूँ बिटवीन ट्रेडर एंड इन्वेस्टर। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इस फॉल को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें, अगर आप ट्रेडर हैं तो स्क्रीन को रिस्पेक्ट करें, फिर जो अगर आपको स्क्रीन करिए आपको उसके हिसाब से एक्ट करना पड़ेगा। तो ये फिलहाल शायद भारतीय बाजार ज्यादा बेहतर और भारतीय बैंकिंग सिस्टम में इस तरह का डर नहीं है जितना शायद विश्व भर में है। और उसकी वजह यही है कि ग्लोबल इकोनॉमी में बड़ा पैसा पंप किया गया था 2020 और 21 में, और उसी का खामियाजा दरअसल अब वो पूरी इकोनॉमीज भुगत रही हैं। अब इस ग्लोबल तस्वीर में जो चीजें बदल रही हैं और तेजी से दरअसल डिटीरियरेट हो रही हैं, उसको इन्वेस्टर्स कैसे पढ़ रहे हैं और भारत इस समय कहां